उसके बाद स्थावरों का। किंतु जो सूत्र में क्रम दिया है उस क्रम का उल्लंघन कर दिया। दृश्यों का वर्णन ना करके स्थावरों का वर्णन प्रारंभ करता है। क्यों कर किया जा रहा है ऐसा? तो आचार्य महाराज उत्थानिका में कहते हैं कि एकेन्द्रियाणाम मति बहु वक्तव्य अभावात्। एक इंद्रिय जीवों की लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, उनका संक्षेप कथन है। इसलिए जो संक्षेप वक्तव्य वाले हैं उनको संक्षेप में पहले कह देते हैं। उत्तृष बहु वक्तव्य है, इसलिए त्रिशों को आगे वर्णन करेंगे। ये हेतु ध्यान में रखना। क्रम समझ में आया? संसारीण त्रिश स्थावरा ये सूत्र है, तो त्रिशों का उल्लंघन कथन पहले करना चाहिए था। आचार्य महाराज त्रिश को छोड़कर स्थावर को यहाँ कह रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ जो संक्षेप में कहने योग्य होता उसको पहले कह लो, और जो बहु वक्तव्य है उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे। इस अभिप्राय से 13 नंबर का सूत्र पृथव्य तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावराः कति भेदाः सन्ति। स्थावर कितने भेद वाले होते हैं? तो कहते हैं पंच स्थावराः, 5 भेद वाले स्थावर हैं। संधि विच्छेद करना सूत्र में से पृथ्वी, आपो, तेज, वायु और वनस्पति है। ठीक है ना? पृथ्वी के बाद अप निकालना। पृथ्वी में और अप में कौन सी संधि करेंगे? पृथव्य बन जाएगा, यण संधि होगी। एको यणची के स्थान पर यण हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी और अप को पृथव्य बन जाएगा। तेजस और वायु था, तो तेजो, वायु और वनस्पति, ये सब समासांत पद होने के कारण यहाँ वनस्पतिया बहुवचन रखा है। ये स्थावरा, स्थावरों के भेद हैं। स्थावर नाम कर्म भेदा पृथ्वी कायादया सन्ति। स्थावर नाम कर्म के भेद से पृथ्वी काय आदि के भेद होते हैं। तदुदय निमित्ताय अमी इति जीवेषु पृथिव्यादया संज्ञा वेदितव्याः। उस स्थावर नाम कर्म के उदय से, तदुदय निमित्त माने स्थावर नाम कर्म के उदय से, ये जीवेषु, इन जीवों में, पृथिव्यादया, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वनस्पति, इस नाम से जाने जाते हैं। वेदितव्य माने ज्ञातव्य, जानना चाहिए। अब ये सब की व्यवस्था बताते, पृथ्वी नाम क्यों पड़ा, जल क्यों पड़ा, प्रथनादि प्रकृति निष्पन्ना अपि रूढ़िवशात् प्रथनात् अनपेक्षा वर्तन्ते। कहते हैं जो
प्रथन क्रिया से युक्त फैलना जिसका स्वभाव है, इस प्रकृति से निष्पन्न होकर के भी रूढ़ी के बस से प्रथन क्रिया ना भी हो तो भी उसको पृथ्वी कहते हैं। प्रथन का अर्थ फैलना। कैसे फैलना? जैसे आटे की लोई में आटा लगा करके बेल देते हो, उस सूखे आटे को क्या कहते हैं? परथन। परथन का अर्थ क्या है? जिसके निमित्त से लोई को फैला सके। अभी तो लोई थी, आटा की गीली थी, लेकिन उस सूखे आटे का निमित्त पाया। यदि आटा में नहीं लगाते, परथन में नहीं लगाते तो क्या होता? फिर वो फैल नहीं पाती और आपके पाटे में चिपक जाती है, बेला में चिपक जाती है। तो निमित्त उसका मिला कि जिसके माध्यम से ये प्रथन क्रिया हो रही। कितनी बड़ी हो रही? अब आपने आधा फुट की गोलाई को लेकर के एक मंडल का रूप दे दिया। किसको मंडल का रूप दिया? उस आटे की लोई को मंडल बना दिया। तो वो मंडल रोटी गोल क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा मद्दलो गोल है और परथन क्रिया से युक्त है। इस अपेक्षा से रोटी आप लोग चौकोर बनाते हो कि त्रिकोण बनाते हो? पराठे त्रिकोण नहीं बनते, वो तो गोल को ही आप लोग एक इस प्रकार से रूप दे देते हैं। होती तो गोल ही है वो, लेकिन गोल को आपने 3 गुणा 2 गुणा बना करके उसको गोल वस्तु को यदि आप दुगुनी कर दोगे तो वो 3 कोण वाली बनेगी, और ऐसी गोल को बनाओगे तो उसको षटकोण भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रथन क्रिया उस परथन के माध्यम से हो रही। इसी तरह पृथ्वी में पृथ्वी कायिक जीव की परथन क्रिया भी होती है कि जिसकी आत्मा घनांगुल के बराबर, घनांगुल के असंख्यात प्रदेश है, वो घनांगुल के असंख्यात प्रदेश वाली आत्मा योजनों योजनों की चट्टान का रूप ले लेती है। चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, आपने देखा? तारंगा में जाना, कभी कोटिशिला देखने को मिलेगी आपको। कोटिशिला कई टनों की वजनदार और इतनी विशाल है। ये सब क्या है? वो प्रत्येक है, साधारण नहीं है। उसका एक ही स्वामी है। उस स्वामी की अवगाह है ना घनांगुल के असंख्यात भाग, लेकिन ये कितनी बड़ी चट्टान बन गई, इसलिए इसका नाम प्रथन क्रिया है। इसको पृथ्वी काय कहते हैं। ऐसा समझना। चूंकि आचार्य महाराज कह रहे कि रूढ़ी के वश से है, लेकिन मूलतः उस प्रथन क्रिया की अपेक्षा के बिना भी अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रथन क्रिया नहीं हो रही है, जितनी मात्रा में उतने ही में रह जाते हैं। इसलिए ये कहा ये जो होते वो पृथ्वी है।
एषां पृथिव्यादीनाम् आर्षे चातुर्विध्यं युक्तं भेदम्। इन पृथ्वी आदि पांचों वनस्पतियों की एक एक स्थावर के चार चार भेद होते हैं। ध्यान देना, कहाँ कहा है? आर्ष से। ऋषियों ने कहा है, आगम में कहा है, चातुर्विध्यम चतुर्वेद वाला कहा, प्रत्येकम, प्रत्येकम यानी पांचों स्थावर के चार चार भेद। तत्कथम इति चेत, भी बताओ चार भेद पृथ्वी के कौन से हैं? ये सामान्य से कथन है, चूंकि पृथ्वी को 36 प्रकार की मानी है। सोना, चांदी, तांबा, रंगा, ये सब पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मोती वगैरह बनते हैं, कंकड़ है, ये सब के सब पृथ्वी 36 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ चार भेद वाले बता रहे हैं। पृथ्वी का है, पृथ्वी का एक, और पृथ्वी जीव। चार चीजें याद रखना। पृथ्वी काय, और पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी जीव। ठीक है ना? तो इनमें पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये दो चेतना से युक्त है। और पृथ्वी काय जड़ है। क्योंकि पृथ्वी किसे कहते हैं? सामान्य जो कंकड़ वगैरह होते, जिनमें आत्मा नहीं होती है, उसको पृथ्वी अथला यूं कहें कि जैसे ईंट का चूरा बना दिया, वो पृथ्वी है। घड़ा का कपाल बना दिया, मिट्टी के घड़ा का, वो पृथ्वी है। ये सामान्य पृथ्वी है। और पृथ्वी काय उसे कहते हैं कि जिस पृथ्वी में अभी जीव रह रहा था, लेकिन अब छोड़ के गया है, तो मुर्दा की तरह जो होता है उसको पृथ्वी काय कहते हैं। और जिस पृथ्वी में जीव वर्तमान में मौजूद है, उसको पृथ्वी कायिक कहते हैं। और जो सामान्य पृथ्वी में जीव, पृथ्वी कायिक जीव आने वाला अभी विग्रह गति में है, उसका नाम पृथ्वी जीव। याद हो गए ये चारों चीजें? नहीं हुई याद? याद पहले से है, ध्यान रख लेना। लेकिन इत्यादि, अब इनकी व्याख्या आचार्य महाराज स्वयं कर रहे। अत्र अचेतना वैश्रेश्रिक परिणाम निर्वृत्ता काठिन्य गुणात्मिका पृथ्वी। यहाँ पर जो पृथ्वी है वो अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है। वैश्रेश्रिक स्वाभाविक परिणाम से बनी हुई है, और काठिन्य गुण जिसका विद्यमान है उसका नाम पृथ्वी। इसलिए इस पृथ्वी को दो भेदों में डाला जाता, एक खर भाग और एक कोमल भाग, पंख भाग नहीं, कठोर पृथ्वी और खर पृथ्वी। जो खेतों में मिट्टी आदि के रूप में रहता है, इसको खर कहते हैं। और जो चट्टान वगैरह के रूप में होता, उसको कठोर कहते हैं। ये इनमें अंतर डाल लेना। जो खेत आदि की मिट्टी है, इसकी उम्र 10,000 वर्ष की है, और जो चट्टान आदि है वो 22,000 वर्ष तक उसकी उम्र हो सकती है। ऐसा भी संभव है।
अब उन चट्टानों में जो बाहर होती हैं उनमें तो फिसलन वगैरह आ जाती है। कई पत्थर जो हैं मीटरों मीटरों भीतर है, उनके ऊपर बाहर का कोई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे अजर अमर इतनी उम्र पा जाती हैं। लेकिन जहाँ बाहर होती हैं चट्टानें वगैरह, उनके मरण होना संभव हो जाता है। बाहरी चट्टानों को भी हमेशा लोग कूटते पीटते रहते हैं। अब तो ये समय 100-100, 200-200 मीटर की दूरी पर भी पत्थर सुरक्षित नहीं बचे। अब तो मशीनों ने वो काम कर दिया कि मशीनें पता नहीं कहाँ से पत्थर को तोड़ कर ला रही हैं। राजस्थान वगैरह में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहाड़ खड़े हो गए, पत्थर निकाल लिया और पत्थर निकाल करके बाजू में उस मिट्टी का ढेर लगाया और पत्थर निकाल करके उस जो गड्ढा है उस गड्ढे में पानी भर जाता तो लोग मर भी जाते, डूब रहे हैं। ऐसे वहाँ होता है। यहाँ भी शायद कटनी हटनी के आसपास खदानें हैं। फिर इसके बाद अचेतनत्वात् असत्यपि पृथ्वी काय नाम कर्मोदय प्रथन क्रिया उपलक्षिता, ये भी है। अभी तो पृथ्वी की परिभाषा बना दी है, पृथ्वी काय की सुनो। अचेतनत्वात्, अचेतन होने पर भी पृथ्वी काय नाम कर्म के उदय होने पर, असति नहीं होने पर भी प्रथन क्रिया से उपलक्षित है, इसलिए उसको पृथ्वी काय कहते हैं। अचेतनत्वात् पंचमी विभक्ति के बाद असति यहाँ सप्तमी विभक्ति निकाला और इस असति का संबंध पृथ्वी काय नाम कर्म के उदय लगाना, कि इसका उदय नहीं होने पर भी प्रथन क्रिया से उपलक्षित वो पृथ्वी काय है। अथवा पृथ्वी सामान्य, सामान्य पृथ्वी, उत्तरत्रयेपि सद्भावात्, ये तीनों के सद्भाव हैं। काया शरीरम पृथ्वी काय का जीव परित्यक्ता, कहते हैं पृथ्वी काय क्या वस्तु है? जिसने पृथ्वी के शरीर को छोड़ दिया। पृथ्वी कायिक जीव ने जिस शरीर को परित्यक्त कर दिया, त्याग कर दिया, उसका नाम पृथ्वी काय है। मृत मनुष्यादि कायवत, जैसे मरे हुए मनुष्य का शरीर मुर्दा कहलाता है, इसी तरह पृथ्वी कायिक के द्वारा छोड़ा हुआ शरीर पृथ्वी काय कहलाता है। पृथ्वी कायो अस्य अस्तिति पृथ्वी काया, पृथ्वी ही जिनका काय है वो पृथ्वी कायिक। तत्काय संबंध वशीकृत आत्मा, उस काय के संबंध से वशीकृत आत्मा को पृथ्वी कायिक कहते हैं। समाप्त पृथ्वी काय नाम कर्मोदया कर्मण काय योगस्थो यो न तावत् पृथ्वीं कायत्वेन गृह्णाति सा पृथ्वी जीवा। कहते हैं समवाप्त पृथ्वी काय नाम कर्मोदय,
जिसने पृथ्वी काय नाम कर्म के उदय को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये है कि अभी वो पृथ्वी काय नाम कर्म के उदय को लेकर के विग्रह गति में बैठा है। कर्मण का योग में ठहरा हुआ जो जीव है, ना तावत पृथ्वी में कायोत्तेन गृह्णाति है, वो भी पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी विग्रह गति में कर्मण योग में एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय भी लग सकते हैं, क्योंकि तीन मोड़ा लेकर आने वाले जीव को चार समय लग सकते हैं। इसलिए कह रहे कि अभी काय को ग्रहण नहीं किया, ऐसा जो होता उसको पृथ्वी जीव कहते हैं। उक्तम से जैसे कहा है, पुड़वी पुड़वी कायो, आपके में नहीं है, नहीं होगा, गाथा है। पुड़वी पुड़वी का एक पुड़वी जीव लिखी है। हाँ, साहरणो उपकमो उपमुक्को शरीर गह दो भवन तर दो, यानी यहाँ पर सामान्य से जो शरीर ग्रहण करेगा भवांतर में, उसका नाम पृथ्वी जीव है। यानी विग्रह गति वाला जीव अभी शरीर को ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको अभी एक दो समय लग सकते हैं। एवं अवादिषु अपि योज्यम, अवादिषु क्या कहलाता है? अपयादि। अपयादि मतलब पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर पर क्या है? अप है। अप के आगे आदि पड़े होने के कारण वहाँ तृतीय वर्ण हो जाता है। आपको क्या बनेगा? बा बनेगा। जलाम जशोन्ते, जलों के स्थान पे जस हो जाता है, अंत में अप के पा को बा बन गया। तो क्या बन गया? अवादिषु। अव माने अप, अप माने पानी आदि। एते पंचविधा प्राणिना स्थावरा। अब देखो, पृथ्वी के लिए तो आचार्य महाराज ने चारों भेद बता दिए। अब जलकाय के लिए भी आपको चारों भेद बनाना। जल, जलकाय, जलकायिक, जलजीव। तो इसमें जल क्या कहलाता है? देखो टिप्पण में लिखा है ना, एवं अवादिषु अपि योज्यम। इस प्रकार अपादि के भी चार भेद लगा लेना। ऊपर पृथ्वी काय के लिए भी लिखा था, है ना? ऊपर तो बता ही दिया था वहाँ की पृथ्वी कायिक जीव आदि के इष्टकारी बनाया पृथ्वी काय में। तो जल में देखें, तद यथा जैसे आलोड़ितम यत तत्र विक्षिप्तम वस्त्रादि गालितम जलम आपहोच्यते। कहते हैं जो पानी आलोड़ित हो गया, आलोड़ित हो गया का मतलब है कि जहाँ पर मशीन आदि की फटकार से पानी की जीव खत्म हो गए। आलोड़न जैसे धुआंधार में पानी बड़ी स्पीड से आकर पत्थर से टकरा रहा है, इस आलोड़न की क्रिया में आ जाते हैं। अथवा यत्र तत्र विक्षिप्तम, पानी को फैला दिया,
फिर वस्त्रादि गालितम, वस्त्र आदि से यदि छान लिया तो ऐसे जल को आप उच्चते। आचार्य महाराज ने लिखा, बाकी अन्य आचार्यों का कहना है कि वस्त्र से छाना हुआ पानी प्राशुक नहीं होता। वस्त्र से त्रैस्कायिक जीवों का तो निस्सरण होता है, लेकिन जल कायिक जीवों का अभाव नहीं होता। कुछ श्रावकाचार्यों का कहना है कि आपने पानी को छाना तो इस बाल्टी से उस बाल्टी में डाला तो ये आलोड़न हो गया, और आलोड़न होने पर उसके लिए पहले कपड़ा पर पटका है और फिर इसके बाद में वो नीचे गिर कर के वो एक एक दो दो बूंद होकर के नीचे गया बाल्टी में। इस अपेक्षा से उसके जलकायिक जीव समाप्त हो गए, उसको आप मान लेते हैं। ये नहीं कहा है। वस्त्रादि गालित पानी को भी इनने सामान्य पानी माना लिया। ये पहली बार देखने में आया है। अभी तक तो ये सुना जाता था मूलाचार में कि वो पानी को सरोवर में बह रहा, सरोवर का नहीं, नदी का, सरोवर का पानी बहता नहीं, सरोवर में भरा रहता है, नदी का पानी बहता है। बहते हुए पानी को कभी हस्त प्रक्षालन आदि के लिए साधु उपयोग कर सकते हैं, जो वनवासी साधु होते हैं उनके लिए ये कहा है। लेकिन वस्त्रादि के गालन को इनने ऐसा कहा। मूलाचार में अग्नि से पका हुआ ही प्राशुक होता है ऐसा मानते हैं, इसलिए उस पानी को, कच्चे पानी को जल का एक के रूप में स्वीकार करता है। अभी तक ध्यान नहीं गया कि वस्त्रादि गालित। कई लोग प्राशुक की विधि भी ऐसी बना लेते हैं, राजमार्ग नहीं है, अब नदी से पानी भर के ला रहे हैं और उनने कपड़ा उस पानी में निचोड़ दिया, तो वो हाँ उसमें निचोड़ देते हैं, तो वे उसको प्राशुक मान करके फिर उसका उपयोग कर लेते हैं। कितने घंटे करते हैं? 6 घंटे शायद कर लेते हैं। पानी को छान के कई लोग निरमा, राख वगैरह, लौंग वगैरह डाल करके भी उसको विकृत कर लेते हैं। आप लोग कैसे करते हैं? गरम करते हैं। हाँ, इससे आप कपड़े नहीं धो सकते। लौंग से डालेंगे तो कपड़े लाल हो जाएंगे, रंग उतर जाएगा उसका। अब वो उपयोग कर लेते हैं। जिनके पास जो व्यवस्था जब जैसी रहती है, अपने मन को समझाने का एक तरीका है कि ठीक है हमारा पानी प्राशुक हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा तो कोई लोग राख ही डाल देता अपने डिब्बा में, चलो हाँ पानी प्राशुक हो गया है। ऐसा कई लोग अमृत धारा डालते देखे हमने, अमृत धारा से अपने अपने तरीके हैं प्राशुक करने का। ये हो गया सामान्य जल। अपकायिक जीव परिहृतम जलम अपकाया प्रोच्यते। अपकायिक जीव के द्वारा छोड़ी हुई जो शरीर है, पानी है, उसको अपकाय कहते हैं। आपाकायो विदिते यशसा अपकायिका। अब पानी ही जिनका शरीर है सो वे अपकायिक कहलाते हैं। अब देखो, जब इस परिभाषा को आप बनाएंगे कि पानी ही जिनका शरीर है,
तो वे फिर वहाँ पर पानी को और जीव को अलग नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो फिर इस तरीके से करेंगे कि आप उसको प्राशुक अग्नि में करें तब होगा, क्योंकि आप ही जिसका काया है उसको आप कायक कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास करके बनाया। आपः कायत्वेनो गृहीष्यति विग्रह प्राप्तो जीवासा अब जीवा। जो आप पानी को काय रूप से ग्रहण करेगा, अभी विग्रह गति में प्राप्त जीव है, वह अप जीव कहलाता है। यहाँ अपा सही है कि आपा सही है? अपा क्या है? कर्ता नहीं, कर्म है द्विवचन में। आपः प्रथमा का बहुवचन है, अपाह द्वितीय का बहुवचन है। ये इसमें अंतर डालना। आपा प्रथमा के बहुवचन में बनेगा। आपाह, अपाह, अद्भि, अद्भ्या, अद्भ्या, अपाम, अपशु, ऐसे रूप नित्यम बहुवचनांतः। अब शब्द बहुवचनांत होता है। बहुवचनांत क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की एक बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, बिंदु में भी अनेक भेद हैं, इसलिए इसको बहुवचन प्रयोग किया जाता है। अभी जल तो जो है वो एक सामान्य से प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूलतः बहुवचनार्थ ही होता है। आपा है, वृष्टि है, पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर पानी अपने आप में बहुवचनांत दृष्टिगोचर होता है। दो पेज हो गया क्या? इतस्त तो कुछ छूट रहा। अब जीवा कथ्यते के बाद क्या है? कहीं नहीं है। ये तेज के लिए बता रहे अग्नि आदि के, तो अग्नि के भी 4 वेद हैं, वायु के भी 4 वेद हैं, और वनस्पति आदि के भी भेद। इस तरह से इनने बहुत विस्तार दिया है इसका। अपन अब आगे चल लेते हैं, ठीक है? पढ़ना जैसे आप कहें। तो जैसे पानी के 4 भेद की स्थिति रहे, अग्नि के भी। अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायक और अग्नि जीव। तो सामान्य अग्नि क्या है? इतस्ततो विक्षिप्तम जलादि सिक्ते व प्रचुर भस्म प्राप्तम व मनाक तेजो मात्रम तेजा कथ्यते। देखो, ये जो सामान्य से तेज कह रहे हैं कि अब अग्नि को पानी से बुझा दिया, बुझाने के बाद में भी उसमें जो उष्णता है, उस उष्णता को सिर्फ सामान्य अग्नि कहेंगे। जैसे वहाँ पृथ्वी कहा था ना, ऐसी यहाँ अग्नि बनेगी। ये पहले चूल्हे होते थे मिट्टी के, आग बुझने के बाद भी घंटों घंटों वो गर्म रहते थे। वर्षांत में लोग धनिया मिर्ची उस पर सुखा लेते थे। न लकड़ी है, न आग है, न कुछ भी है, फिर भी उसमें इतना तेज रहता था कि वो वस्तु शुष्क हो जाती। वो सामान्य अग्नि है, यही लिखा है इन्हें।
भस्मादिकम परित्यक्त शरीरम तेजा कायो निरूपिते। अब तेज काय ने जो भस्मादि को त्याग कर दिया, अब क्योंकि अग्नि की क्या बनेगी, भस्म ही तो बनेगी, राख ही तो बनती है, तो उस राख आदि को तेज काय कहते। अग्नि के द्वारा छोड़ा गया जो होता है उसको भस्म को इनने आग ले लिया, तेज काय में ले लिया। राख तो जल ही पर बनती है। तद विराधने माने अब वो भस्म से आप हाथ मांजोगे तो उसमें आपके लिए कोई दोष नहीं है, यानी अग्नि काय है, राख, इसलिए उस राख को राख का। अब तो हाथ काले होने लगे, बस अब तो राख का प्रयोग केस लॉन्च में होता है। बाकी अब क्या करना राख को, आपके यहाँ आजकल क्या आएगा, बिम आ गया ना, हा? निरमा है कि बिम है, बिम भी बर्तन मांजने में है? बर्तन मांजने की क्या करते, मशीन में थाली गिलास सब डाल देते हैं। कमाल कर दिया यार, बर्तन मांजने की मशीन। विज्ञान ने कितना चमत्कार कर लिया। आप कपड़े बदलो तो उसके लिए रोबोट वो पहना देता कपड़े, नहा के आए तो गमछा को काम्बोई कर देता है, जरूरत नहीं है। मतलब आदमी कितना निकम्मा होता जा रहा आज के समय, समझे नहीं आ रहा, और वो लेता जा रहा है। अभी चीन में जैसे यहाँ जे रिक्शा चल रहा ना, ई रिक्शा, वहाँ पर रोबोट रिक्शा चल रहा, सैकड़ों रिक्शे रोबोट चला रहा है, रिक्शा चला रहा, रोबोट चला रहा। लोग यात्रा कम कर रहे, कहीं बिगड़ जाता है तो लोग थक परेशान हो जाता है। क्या हो रहा, तो क्या कह रहे हैं, स्थावर काय नाम कर्मोदय रहितत्वात्, इनमें स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं होता। तेजा काय तेन ग्रहातम येन स तेज काय का, ग्रहातम के गृहीतम, गृहीतम है ना, गृहीतम होना चाहिए, ग्रहातम तो बनता नहीं। तेज काय रूप से जो ग्रहण करता है उसको तेज काय कहता है। विग्रहगतो प्राप्तो जीवा तेजो मध्ये अवतरिष्यति अतः तेजो जीवा प्रतिपद्यते। अग्नि का एक जीव जो विग्रह गति में है वो आगे चल करके अग्नि में उत्पन्न होगा, इसलिए उसको तेजो जीव कहते हैं। इस प्रकार से अग्नि कायिक के चार भेद, वायु कायिक के चार भेद। वायु कायिक जीव समूर्छन उचिते वायुर्मात्र व वायुरुच्यते। वायु कायिक जीव समूर्छन होते हैं, वायु और वायु मात्र जो होता है उसको वायु कहते हैं। सामान्य से वायु उसे ही कहा जाता है जो वायु कायिक जीव समूर्छन हैं, उनसे जो वायु उत्पन्न हो रही है उस वायु को वायु कहते हैं। वायु कायिक जीव के द्वारा छोड़ा हुआ या विलोडित हुआ वायु वायु काय कहलाता है। अब वायु कायिक के द्वारा छोड़ा हुआ क्या बनाए गए अपन, कि जो सामान्य से वायु काय बन जाए
तो अब जैसे वायु के तकिया बन गए, गद्दा बन गए, अब ये वहाँ से पंप से या कोई वस्तु से उसको भर देते हैं और उसमें जाकर के लोग अपना तकिया के ऊपर एक मन की गर्दन उसके ऊपर रखते हैं, सो जो रहने वाले जीव हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। टावर है और ट्यूब है, टायर है, बड़े बड़े टनों टनों वजन ढोने वाले, इनसे सब जीव खत्म हो जाते हैं। तकिया लोग अच्छे आराम से उपयोग करते हैं। अब तो गद्दा भी आ रहे वायु के, गद्दों पे भी लगे एयरबेड हो रहा ना आजकल, देखा। तो ये वायु काय तेन गृहीता, यह सब वायु काया। वायु को काय रूप से जिनने ग्रहण कर लिया वो वायु कायक, और वायुम कायत्वेन गृहीतुम प्रस्थिता, यह सब वायु जीवा। और वायु को काय रूप से ग्रहण करने के लिए जिसने प्रस्थान कर दिया है, यानी विग्रह गति में रहने वाला जीव है, उसको वायु जीव कहते हैं। अब वनस्पति है, सादृश छिन्नो भिन्नो मर्तो व वनस्पति इति उच्यते। सामान्य वनस्पति है जो गीली है, छेद भेद मर्दन कर दिया है, उसको वनस्पति कहते हैं। इसकी अपेक्षा से लोग वाग छिन्न भिन्न करने पर उसको प्राशुक मान लेते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि उसको आपने साद्रह गीली सब्जी को छिन्न कर दिया, उसको बेद दिया अथवा उसको मीड दिया, तो ये सब वनस्पति के भेद हो जाते हैं। आचार्य श्री का कहना था कि वनस्पति जो होती है ये छिन्न भिन्न होने से प्राशुक नहीं होते। जैसे मान लीजिए ककड़ी को किस दिया, अब किसने पर आपके पास एक अंगुल का सिमैया जैसा टुकड़ा बन गया, पतला है, लेकिन उस वनस्पति काय की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग है। अब जहाँ उसमें जीव बैठा है वहाँ पर उसकी किसनी की रगड़ लगी नहीं, इसलिए उसको छिन्न भिन्न होने पर भी प्राशुक मानने की परंपरा आचार्य ही नहीं मानते थे। मर्दन होने का अर्थ है कि आपने यदि उसका जूस निकाल दिया, ककड़ी का जूस निकाल दिया, तो वो जूस निकालने पर मर्दन से निकला। संतरा का जूस निकाल दिया तो ये मर्दन से निकाला है, इसको प्राशुक माना जाता है। पिल देना तो वो आजकल मशीन में पिल देते हैं, वैसे हाथ से तो करते थे उसको। शुष्कादि वनस्पतियाँ, अब देखो शुष्कादि जो है वे वनस्पति काय हैं, इसीलिए लोग दस लक्षण में वनस्पति कायिक नहीं काय सेवन कर लेते हैं, सुखा के रख लेते हैं। हरी खाने का नहीं लगता, राग देने लगता है। उसका क्या है कि बहुत चिरकाल तक विषय संरक्षण होता है। गर्मी के दिनों में आपने बरी बना के रख ली है, पापड़ बना के रख लिया, क्योंकि बरसात में पापड़ बनते ही नहीं, मशीनें बंद हो जाती, पापड़ बनाने वालों के व्यापार खत्म हो जाता है, बरी नहीं बनती हैं।
तो भी आज से लेकर के जब तक उनको पूरा नहीं खाओगे तब तक ये विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान आत्मा चलेगा। जे रौद्र ध्यान होगा और दूसरी चीज के उस संग्रहित वस्तु में वनस्पति कायिक भले ना हो, लेकिन वहाँ फफूंद आदि चढ़ करके उसमें तृष की उत्पत्ति की संभावना है। ये उसके साथ होता है। और ऐसी चीज़ों में चिरकाल तक रखने से मकड़ी आदि भी अपना जाला बना करके वहाँ रखने लगते हैं। इसलिए इन चीज़ों का संग्रह रखने से दोष माना जाता है। शुष्क दिनों में जब तक आपके उपयोग में होता है तब तक उसका उपयोग करना चाहिए, बाद में उसके बाद उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नमक वगैरह लोग 10-10 किलो पीस के रख लेते थे, अब तो पैकेट आ रहा है, अब काय को पीसो, पिसे पिसाए आ रहा है। ये सब दोष माने जाता है। फिर इसके बाद में विग्रह गति को प्राप्त वनस्पति मध्य में जो अवतरित होगा वो वनस्पति जीव कहा जाता है। प्रत्येकम चतुर्षु मध्य पृथिव्यादिकम कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा। प्रत्येक चारों में पृथ्वी काय आदि काय से ग्रहण किया हुआ जो जीव है, विग्रह गति को प्राप्त होने वाले प्राणी स्थावर जानना चाहिए। ऐसे पृथ्वी आदि स्थावर कर्म के उदय के सद्भव से ये होते हैं। न तो पृथ्वी आदि पृथ्वी कायादयश्च, ये पृथ्वी काय आदि और पृथ्वी सामान्य से इनमें चेतन नहीं होता, ये अजीवत्वात् अजीव है। कर्मोदया भावात्, इनमें कोई कर्म का उदय नहीं होता। हाँ, अथ तृषा कहते, अरे बहुत बच गया तो